जी सर, आ रही है। ओके, आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 11 और उसके बाद आपका जो एक फाइनल टेस्ट है वो नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह कंडक्ट किया जाएगा। वेबसाइट सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। आज हम कुछ वेबसाइट की कैसे स्पीड ऑप्टिमाइज करनी है उसके ऊपर देखेंगे और वेबसाइट की सिक्योरिटी क्या क्या हो सकती है, किन किन चीज़ों को आपने उसके अंदर देखना है वो इंशाल्लाह देखेंगे। नेक्स्ट जो मेजर पॉइंट है, माइग्रेट वेबसाइट फ्रॉम लोकल होस्ट टू लाइव सर्वर। सेकंड पॉइंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का। लेक्चर कंटेंट है वेबसाइट सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस, सिक्योरिंग योर अकाउंट्स, अंडरस्टैंडिंग HTTPS implementation, local host to live server deployment, performance optimizing techniques, leveraging CDNs for performance, effective backup strategies, disaster recovery plans, case study। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है वेबसाइट सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस। यूज HTTPS टू इनक्रप्ट डाटा ट्रांसमिशन एंड प्रोटेक्ट यूजर प्राइवेसी। शायद आपको याद हो कि स्टार्टिंग के अंदर हमने एक SSL का जिक्र किया था मैंने। लाइक आपकी जो वेबसाइट थी, मैं अगर अपनी एक मैंने साइट है मेरी, आप लोगों को सबको मैंने एक सब डोमेन्स क्रिएट करके दी थी और वो SSL प्रोटेक्टेड थी, ठीक है। वो बेसिकली SSL जो है वो आपका HTTPS पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर बिफोर SSL आपकी जो साइट थी वो HTTPS पे नहीं थी, HTTP थी, ठीक है। लाइक मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर आप ये वाला URL ट्राई करेंगे HTTP, तो ये आपकी साइट जो है अनसिक्योर होगी। कोई भी बंदा मतलब इसके अंदर हैकिंग मटेरियल्स मतलब इम्प्लीमेंट हो सकती है, वेबसाइट आपकी हैक हो सकती है, मतलब सिक्योर नहीं है। यही काम अगर HTTPS पे हो जाए शिफ्ट, आपकी जो साइट है वो सिक्योर हो जाएगी। जैसे स्लाइड के अंदर मेंशन किया गया है, यूज HTTPS टू इनक्रप्ट डाटा ट्रांसमिशन। लाइक आपकी व्हाट्सएप आप देखेंगे तो डाटा इनक्रप्टेड आ रहा होता है, थर्ड पार्टी, ठीक है। मतलब आप जो बंदा मैसेज कर रहा है और जो सेंडर है और रिसीवर है सिर्फ उन तक वो महदूद है। व्हाट्सएप को हैक करना कोई इतना इजी नहीं है मेथड, ठीक है। वो अगर आप सिस्टम की अपने की कम्प्लीटली एक्सेस किसी को देते हैं दैन वो पॉसिबल है। जबकि व्हाट्सएप एज सच कोई थर्ड पार्टी मतलब इनक्रप्टेड नहीं है। वो उसके अंदर भी यही सीन है HTTPS सिस्टम। तो अब आप लोगों की जो साइट्स हैं सब डोमेन्स मैंने दी हैं या जितनी भी वेबसाइट्स है लाइक क्या सेटअप के हम देख लें, वो भी मतलब SSL है, मतलब उनके ऊपर HTTPS लगी हुई है और SSL सिक्योर आ रहा है। ये देखें, कनेक्शन इज सिक्योर। अगर आपकी साइट पे SSL नहीं लगा तो वो कनेक्शन इज अनसिक्योर आएगी। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, wobbly.com, शायद अभी इसके ऊपर SSL ना लगा हो। ये देखें, नॉट सिक्योर, और ये HTTPS को भी उसने क्रॉस किया हुआ है, मतलब कट किया हुआ है। अगर इस साइट को हम विजिट भी करें एडवांस पे जाके wobbly.com को हम ओपन कर लें तो हमारी साइट जो है वो वेबसाइट कंप्लीटली लोड हो जाएगी, लेकिन ये नॉट सिक्योर आ रही है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो SSL है वो एक्सपायर हो चुका है, SSL इस टाइम वर्क नहीं कर रहा। तो अगर हमने साइट को सिक्योर करना है तो सबसे पहले मेजर जो आपका पॉइंट है वो SSL आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो अटैच होना ज़रूरी है। ये देखें, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर, सर्टिफिकेट इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। और HTTPS को भी उसने क्रॉस किया हुआ है, तो इट्स मीन कि हमारी जो साइट है अभी अनसिक्योर है। और जो मैंने आपको सबडोमेन्स दी हैं वो देखेंगे, अगर उनके ऊपर लॉक बना हुआ है और लॉक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको डिस्प्ले करवा देते हैं कि आपकी साइट जो है वो सिक्योर है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास, इम्प्लीमेंट मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड पासवर्ड हैशिंग टू सिक्योर योर यूज़र अकाउंट। जब भी आपने अकाउंट बनाना है, लाइव सर्वर के ऊपर काम करना है, तो आपने जो पासवर्ड रखना है वो लेंथी रखना है और ऐसा रखना है जो कोई बंदा इजीली एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। मतलब आप उसके अंदर हैश यूज़ करें, कुछ स्पेशल करैक्टर्स यूज़ करें, मतलब कोई अथेंटिकेट पासवर्ड आपने ना क्रिएट करना है। रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स टू प्रिवेंट अटैक्स वगैरह, ठीक है। आपने जो वेबसाइट के ऊपर अटैक्स होते हैं वो बेसिकली हमारी लेक ऑफ सिक्योरिटी होगी, जिसके अंदर हम अपनी मतलब कोई ऐसे प्लगइन यूज़ कर रहे हैं जो मतलब ऐसे कह लें कि वो जो उसका जो डेवलपर है उसे अपडेट नहीं कर रहा। थर्ड पार्टी प्लगइन्स हैं जो वर्डप्रेस ऑफिशियली नहीं है। लाइक जैसे हमने एलिमेंटर प्रो आपको दिया है, बेसिकली वो एलिमेंटर प्रो शायद एक जो है ना नल्ड प्लगइन है। नल्ड मुराद के वो किसी डेवलपर ने उसके अंदर से कोई ऐसा कोड ऑफ कर दिया जिससे वो मतलब वो लाइसेंस प्लगइन तो है लेकिन
वो रेगुलरली अपडेट नहीं हो रहा। अपडेट से मुराद अगर अपडेट होगा तो ज़ाहिर बात है वो नल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अपडेट सिर्फ उस बंदे के पास चलेगा जिसके पास उसकी लाइसेंस की होगी, लेकिन ये आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए, लर्निंग के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक इतना सिक्योर प्लगइन नहीं है, ठीक है। ये एक एग्जांपल थी उसकी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सिक्योरिंग यूज़र अकाउंट्स। अगर आप वेबसाइट के अंदर कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो आपने पासवर्ड्स वगैरह उसके जो वो अच्छा रखना है, ठीक है। मतलब लेंथी पासवर्ड हो जिसके अंदर कोई इजीली उसको असेस ना कर पाए। वीक पासवर्ड्स, लैक ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और कॉमन वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। मतलब कि अगर आप पासवर्ड ही आपका इतना स्ट्रांग नहीं होगा, कोई भी बंदा उसको असेस कर सकता है। इंटरनेट तो ऑलरेडी इस तरह का है सिस्टम के एआई के थ्रू पासवर्ड जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो आपका असेस हो सकता है इजीली। सिक्योरिटी ब्रांचेस कैन लीड टू डाटा लीक्स एंड अनऑथराइज्ड असेस। मतलब कोई भी बंदा इजीली अनऑथराइज्ड पर्सन उसको असेस कर सकता है। लाइक अगर आप जीबी व्हाट्सएप की बात करें, रिसेंटली वो एक न्यूज़ में देखा होगा आपने कि जीबी व्हाट्सएप का जितना भी डाटा था, जितने भी यूज़र थे, उनकी पिक्चर्स थी, टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस, वो सारा कुछ जो था वो पब्लिकली हो चुका है। अभी भी डार्क वेब के ऊपर आप देखेंगे तो शायद आपको मिल जाए। मतलब कि वो लोग उसको सेल कर रहे हैं। मतलब वो अनऑथराइज असेस जो है ना वो उसके ऊपर थी, क्योंकि वो बेसिकली प्ले स्टोर के ऊपर तो नहीं आपको मिलेगा वो प्लगइन। प्ले स्टोर से वही मिलेगा जो ऑथराइज्ड पर्सन होगा या जो इनक्रप्टेड होगा। तो अनऑथराइज चीज़ें जो आपने वो यूज़ नहीं करनी वेबसाइट के अंदर, कोई लाइक प्लगइन वगैरह या थीम वगैरह। User accounts are often the target of malicious attacks. Weak passwords, lack of two-factor authentications, or common vulnerabilities. Security branches can lead to data leaks and unauthorized access. नेक्स्ट हमारे पास अंडरस्टैंडिंग HTTPS मैंने आपको बता दिया है। हम अपने जो आज का मेजर हमारा हेलो पॉइंट है जी सर, आपकी आवाज बहुत स्लो है। जी, अब आ रही? जी लोकल होस्ट टू लाइव सर्वर डिप्लॉयमेंट आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। मेरे पास एक लोकल होस्ट पे साइट्स बनी हुई हैं, ठीक है। एक है सिक्योर टेक स्टोर है, सिक्योर टेक WP है और सिक्योर टेक शॉप है। हम इनमें से एक वेबसाइट को आज जो है वो लाइव साइट पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं इनमें से एक सिक्योर टेक शॉप को पकड़ लेता हूँ। इसका हमने पहले सबसे पहले बैकअप बनाना है। बैकअप बनाने के बाद मेरे पास एक लाइव डोमेन है, जिस तरह मैंने आप लोगों को डोमेन दी थी, ठीक है। इसी तरह मैंने एक सब डोमेन जनरेट किया था ski.azantraders.llc.com। इसके ऊपर मैं उसको डिप्लॉय करूँगा। सबसे पहले हम लोकल होस्ट से उसका बैकअप लेना है। तो बैकअप के लिए आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक कि आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो आपके पास होना चाहिए। सेकंड, आपके पास वेबसाइट का डेटाबेस होना चाहिए। तो मैं कौन सी वेबसाइट जो है वो अभी इस टाइम करने लगा हूँ, वो मेरे पास है टेक शॉप, ठीक है। सिक्योर टेक शॉप जो है ना उसका मैं पहले बैकअप लेता हूँ। आपने जाना है अपने जैम HD डॉक्स के अंदर। सिक्योर टेक शॉप को मैंने ओपन किया, तो ये वाली जो सारी फाइल्स हैं इनको मैंने पहले करना है जिप फोल्डर के अंदर। तो मैं सिलेक्ट करूँगा सारी फाइल्स, सेंड टू कंप्रेस जिप फोल्डर। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली इसका जो है ना वो जिप फोल्डर ना बनना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा। जैसे जिप फोल्डर कंप्लीट होगा, ये फाइल जो हमारी जिप, ये हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो कैसे करना है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मेथड्स के अंदर देखेंगे। एक चीज़ तो आपके पास ये कंटेंट आपका बैकअप होना चाहिए। सेकंड, आपके पास इसकी डेटाबेस होनी चाहिए। तो डेटाबेस के लिए आपने जाना है लोकल होस्ट /php my admin, क्योंकि हमने लोकल होस्ट की वेबसाइट का बैकअप लेना है। तो हमने लोकल होस्ट /php my admin ओपन किया। आप देखेंगे कि सिक्योर टेक शॉप की हमारी कौन सी डेटाबेस थी। उस डेटाबेस को हम पहले डाउनलोड करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे। देन हमारे पास दो फाइल्स हो जाएंगी, एक कंटेंट की जिप फाइल और सेकंड हमारे पास हो जाएगी डेटाबेस की फाइल। अच्छा, अभी फ़िलहाल तो मैंने जो डेटाबेस के नाम है वो वेबसाइट के नाम से मेंशन किए हुए हैं। शायद कुछ बच्चों ने रैंडमली डेटाबेस के नाम रखे हों, तो उनके लिए शायद प्रॉब्लम हो कि कौन सी डेटाबेस किसके अंदर फॉल कर रही है। तो उसके लिए मैं आपको मेथड बता देता हूँ। आपने जाना है wp-config.php, ठीक है। जो आपकी वेबसाइट है उसके अंदर एक फाइल है wp-config.php, उसको आपने करना है ओपन। जैसे आप ओपन करेंगे आपके पास कोड डिस्प्ले होगा, तो आपको इसके अंदर डेटाबेस का नेम मिल जाएगा, DB नेम, ठीक है। मेरे पास जो DB नेम आ रहा है इस टाइम सिक्योर टेक शॉप _DB, इस नाम की जो डेटाबेस होगी PHP my admin के अंदर, वहाँ से मैं उसको एक्सपोर्ट कर लूँगा।
तो मैं अब जा रहा हूँ लोकल होस्ट के ऊपर, PHP MyAdmin के अंदर मैं देखता हूँ sqr tech shop अंडरस्कोर dp, ठीक है। इस डेटाबेस को पहले मैं ओपन करूँगा, इस पर मैंने क्लिक किया। राइट साइड के अंदर लोडिंग के बाद हमारी डेटाबेस जो है वो जितना भी कंटेंट था वो डिस्प्ले हो चुका है। टॉप पे आपके पास एक बटन आ रहा होगा एक्सपोर्ट, आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। कुछ देर लोडिंग के बाद आपके पास एक्सपोर्ट का एक और बटन मिलेगा, ठीक है। आपने कोई सेटिंग नहीं इसकी चेंज करनी, कुछ नहीं करना, सिंपल आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना। आपकी जो डेटाबेस की फाइल थी वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। ये जितने भी MBs होगी उसके हिसाब से ये उतना टाइम रिक्वायर्ड होगा इसको। तब तक हम देख लेते हैं क्या हमारी जो जिप फाइल बन रही थी उसका क्या बना है। तो हमारी जो जिप फाइल है वो अभी कंप्रेस हो रही है, थोड़ा टाइम लेगी क्योंकि इसके अंदर सारी इसकी फाइल्स हैं। ये फाइल्स मैं अपलोडिंग पे लगा के आपको आज एक और फ्री होस्टिंग का बताऊंगा, उसका मैं ज़रा आपको विजिट करवाता हूँ कि किस तरह का पैनल है। फिर आपने ट्राई करनी है इन दोनों होस्टिंग के ऊपर, जो फ्री होस्टिंग, एक W3 वेब होस्ट है और एक bytehost.com। आज उस पर थोड़ी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। इनको मैं डाउनलोडिंग पे लगा के साइट, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर काम स्टार्ट करूँगा। किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें जब तक ये कंप्रेस हो रही है फाइल। किसी का क्वेश्चन है कोई? अच्छा, तो साथ में वो होस्टिंग को ओपन कर लेता हूँ जो आज सेकंड हमारी फ्री होस्टिंग जिसका मैं बात कर रहा था, बाइट होस्ट, bytehost.com। ये वाली सेकंड आपकी फ्री होस्टिंग है जिसके ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इसका और उसका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, थोड़ा आपको बैकएंड से ना, मतलब लाइक रियल टाइम में, जैसे अभी मैं काम करूँगा नेम चिप के ऊपर, क्योंकि मैं अभी नेम चिप के ऊपर काम करूँगा, तो आपको इस तरह का सारा सिस्टम जो है ना वो इस होस्टिंग के ऊपर मिल जाएगा, बाइट होस्ट के ऊपर। ये फाइल मेरी ऑलमोस्ट कंप्रेस होने वाली है, तो इसको हम अपलोड करते हैं ज़रा। अब मैं साथ साथ ना एक नोटपैड की फाइल बनाता हूँ जिसके अंदर सारी चीज़ें मैं आपको मेंशन आउट कर देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। सबसे पहले लोकल होस्ट, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। वो है एक स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट फाइल। ये हमारी जो फाइल है वो इस टाइम जिप हो चुकी है, ठीक है। मैं पहले एक्सेल की ज़रा इसको कर लूँ। सेकंड हमें रिक्वायर्ड है डेटाबेस फाइल, ठीक है। ये दो फाइल्स हमें रिक्वायर्ड हैं लोकल होस्ट की वेबसाइट को लाइव सर्वर करने के लिए फ़िलहाल। तो मैं पहले उनको अपलोड कर लेते हैं। अब हमारे पास दोनों फाइल्स आ चुकी हैं। ये हमारी जिप फाइल है, डेटाबेस की फाइल हमारी डाउनलोड के अंदर पड़ी है। अब हमने जाना है अपनी लाइव सर्वर के बैकएंड पे। लाइव होस्ट जो हमारी डोमेन है dasky.azantrader.llc.com, ये होस्ट है हमारी नेम चिप के ऊपर, सर्वर हमारा नेम चिप है। तो मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ। होस्टिंग को मैंने साइन इन किया, तो होस्टिंग के अंदर मेरा एक सी पैनल पड़ा होगा, होस्टिंग लिस्ट में जाना है। यहाँ आ रहा है मेरा, ये मेरी मेन डोमेन थी, प्लान मेरा ये था, ठीक है। वो 25 अगस्त के अंदर एक्सपायरेशन है इसकी। तो मैं चले जाता हूँ गो टू सी पैनल। अब सी पैनल के थ्रू हमने ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करनी है। अभी फ़िलहाल मैंने दस्तगीर साहब की जो डोमेन थी मेरी, इसके ऊपर मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल की हुई डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो सिंपल मैं फाइल मैनेजर में जाऊँगा। सी पैनल में जाने के बाद आपने जाना है फाइल मैनेजर।
फाइल मैनेजर के अंदर आपको यहाँ एक साइट मिल जाएगी दस्तगीर वाली, ठीक है, dasgir.azantrader.llc.com। इसको मैं ओपन किया, जो वर्डप्रेस मैंने इंस्टॉल की थी वो सारी फाइल्स इसके अंदर पड़ी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली जो फाइल्स हैं डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस, इसको मैं डिलीट कर दूँ। सेलेक्ट ऑल किया, डिलीट, स्किप, क्रैश एंड परमानेंट डिलीट। ये सारी जो फाइल्स थी मैंने वेबसाइट के अंदर डिलीट कर दी। अगर मैं अब वेबसाइट को विजिट करूँ तो ये एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, इंडेक्स ऑफ कोई फाइल नहीं इस टाइम इसके अंदर, सिंपल एम्प्टी साइट होगी मेरी। अब मैं इसके अंदर पहले ज़िप फाइल अपलोड करूँगा, अपलोड, सेलेक्ट फाइल, और जो मेरी ज़िप फाइल जो मैंने जैम के अंदर, एचडी डॉक्स के अंदर और स्क्योर टेक शॉप, इसके अंदर एक अभी ज़िप फाइल की है wp-login.zip, ठीक है। इसका मैं नाम पहले चेंज कर लेता हूँ, लोकल होस्ट वेब कर लेता हूँ, ठीक है। इस वेबसाइट को मैं जैसे ही मैं सेलेक्ट करके ओपन करूँगा तो ये अपलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये 180 MB की है, तो ये अपलोड में थोड़ा टाइम लेगी। अच्छा, मैं अगेन नोटपैड की फाइल के ऊपर आता हूँ। अभी हमने डेटाबेस की फाइल भी डाउनलोड कर लिया है, स्क्रिप्ट भी हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या रिक्वायर्ड है लाइव सर्वर के अंदर। नंबर 1 पे हमारे पास एक हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है, क्रिएट न्यू डेटाबेस, अपलोड डेटाबेस। बल्कि मैं स्टेप बाय स्टेप भी चलता हूँ, क्रिएट न्यू यूज़र, थर्ड नंबर पे हम करेंगे कनेक्ट यूज़र टू न्यू डेटाबेस। ये कोई ज़्यादा मुश्किल स्टेप नहीं है, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको सारा कुछ एक ही पेज के ऊपर सारा मिल जाएगा। ये जो भी हमने यूज़र क्रिएट करना है उसको फिर हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। फोर्थ नंबर पे होगा अपलोड डेटाबेस, लोकल होस्ट डेटाबेस टू न्यू डेटाबेस, ठीक है। ये हम जो स्टेप्स को कुछ फॉलो करेंगे तो अगर अपने होस्टिंग के अंदर देखता हूँ ये अभी 57% अपलोड हो चुकी फाइल। तब तक हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। इसी सी पैनल के अंदर आपको डेटाबेस के अंदर मिलेगा MySQL डेटाबेस और PHP माई एडमिन। सबसे पहले आपने MySQL डेटाबेस को ओपन करना है। अब हमने स्टेप्स को फॉलो कर लेना है। स्टेप 1 था मेरे पास क्रिएट न्यू डेटाबेस, तो मैं एक डेटाबेस बना लेता हूँ, लाइक स्क्योर टेक, किसी भी नाम से आप बना सकते हैं, लेकिन नाम वो होना चाहिए जो आपको बाद में रिमेंबर रहे कि आपने किसके लिए बनाया था, ठीक है। सिक्योर टेक शॉप, ठीक है। इस नाम को मैं कर लूँगा कॉपी। आपने ये स्टेप जो है ना ये देखनी है और समझने भी है। ये नाम मैंने कॉपी कर लिया जो डेटाबेस का भी रखा है, और इसके लेफ्ट साइड पे एक नाम आ रहा होगा अंडरस्कोर के साथ, आपने इसको भी कॉपी कर लेना है, लाइक दिस वन, ठीक है। ये अब हमारा हो गया DB नेम। आप इसको नाम असाइन कर दे जाएं, बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्रिएट डेटाबेस, आप इधर से भी कॉपी कर सकते हैं, जैसे मैंने क्रिएट किया आप इसको कॉपी करें और अपनी नोटपैड में पेस्ट कर लें। ये आपकी डेटाबेस का नाम हो चुका है, ठीक है। गो बैक जाना है आपने। नेक्स्ट स्टेप होगा आपने नीचे चले जाना है और नीचे ऐड न्यू यूज़र। अब आपने एक यूज़र बनाना है, लाइक मैं बना लेता हूँ साबरी या सिक्योर, ठीक है। पासवर्ड कोई भी इसे साइन कर देना है। पासवर्ड आपने अच्छे वाला एक लगाना है इसको। तो मैं क्रिएट यूज़र कर देता हूँ पहले, मैं डेटाबेस के अंदर चीज़ें अपडेट कर लेता हूँ। DB नेम, DB यूज़र नेम,
डीबी मीन डेटाबेस, डीबी पासवर्ड, ठीक है। अब यूजर नेम हमने जो रखा है किया, और उसके पीछे जो नाम अंडरस्कोर के साथ वो भी साथ ही लिखना है, तो मैं ये पेस्ट करता हूँ, साथ इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा इसका यूजर नेम हो गया। पासवर्ड जो मैंने उधर लगाया था वो ये था, ठीक है। ये हमारी 3 चीज़ें अब यहाँ से क्रिएट हो चुकी हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ क्रिएट यूज़र। बैक जाता हूँ अगेन, उसी पेज के ऊपर हमें ले गया। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ, अच्छा ये चीज़ करने के बाद करंट यूज़र ये हो गए, ऐड यूज़र टू डेटाबेस। अब हमने सबसे पहले डेटाबेस सेलेक्ट करनी है, हमारी सिक्योर वाली डेटाबेस थी, यूज़र ये था सिक्योर सॉरी, और डेटाबेस थी हमारी सिक्योर टेक शॉप। इन दोनों को आपने पहले यूज़र सेलेक्ट करना है, फिर आपने डेटाबेस सेलेक्ट करनी है और इनको ऐड कर देना है, ठीक है। अब जो यूज़र था हमारा, इसको आपने सारी जो परमिशन है ये प्रोवाइड कर देनी है, सिलेक्ट ऑल कर देना है और मेक चेंजेस कर देना है। अब जो आपने यूज़र क्रिएट किया था न्यू, वो आपकी न्यू डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब आपने फिर अगेन यहाँ से बैक चले जाना है। तब तक हम देख लेते हैं हमारी जो फाइल थी वो भी 100% कंप्लीट हो चुकी है। इसको भी हम बैक कर लेते हैं और ये देखें dskis.azantrader.llc.com के अंदर एक जिप फाइल है, इसको हम कर देते हैं एक्सट्रैक्ट। इसी लोकेशन के ऊपर अगर आपने चेंज करना है, कोई फोल्डर के अंदर वेबसाइट लेके जानी तो सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें तो इसी वेब फोल्डर के अंदर वेबसाइट चाहिए कंप्लीट। एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर देता हूँ। जब तक ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है हम अपनी साथ साथ डेटाबेस को देख लेते हैं। MySQL के अंदर हमने एक डेटाबेस क्रिएट की, एक यूज़र क्रिएट किया और यूज़र को डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया। अब हम चले जाते हैं PHP MyAdmin के अंदर। PHP MyAdmin के अंदर जो हमने डेटाबेस क्रिएट की थी वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए टॉप पे आपके पास आ रही सिक्योर टेक शॉप, इसको मैंने ओपन किया। अभी फ़िलहाल इस डेटाबेस के अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने न्यू क्रिएट की है। हमने जाना है इंपोर्ट के अंदर। अब इंपोर्ट के अंदर हमने वो फाइल अटैच करनी है चूज़ फाइल में, जो हमने लोकल होस्ट PHP MyAdmin से डाउनलोड की थी। तो मैं डाउनलोड के फोल्डर में जाता हूँ, ये वह हमारी डेटाबेस थी, इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। और थोड़ा सा आपने नीचे जाएंगे तो आपके पास इंपोर्ट का बटन होगा, इंपोर्ट पे क्लिक करना है और आपकी जो डेटाबेस थी वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। और हमारी जो इधर फाइल्स थी वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखेंगे कि सारी जो वर्डप्रेस की लोकल होस्ट वाली फाइल्स थी वो आपके लाइव सर्वर के अंदर आ चुकी हैं। मैं अपनी तरफ वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें एरर एस्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन। डेटाबेस भी हमारी इंपोर्ट होगी, ठीक है, जो हमने न्यू डेटाबेस बनाई थी, और जो हमारी वेबसाइट थी वो भी हमारी डायरेक्टरी के अंदर चले गई है, लेकिन डेटाबेस का एरर इशू आ रहा है। इशू क्यों आ रहा है? अब आपने जाना है अगेन सी पैनल के अंदर, वही जो मेरी वेबसाइट थी dasky.azantrader.llc.com, उसके अंदर जितनी फाइल्स थी वो सारी डिस्प्ले हो रही हैं। आपने wp-config.php को एडिट करना है। एडिट पे क्लिक करना है। अब आपने जो न्यू यूज़र न्यू पासवर्ड रखा है वो सारा इसमें चेंज कर देना है। डीबी नेम, अभी जो नेम हमने सेलेक्ट किया था ये वाला डेटाबेस नेम, ये हमने वहाँ कॉपी कर देना है। यहाँ से मैंने कॉपी किया और आपने मिस्टेकली भी आपने ये वाली चीज़ें जो है ना कोड्स ये रिमूव नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका जो कनेक्शन है वो अगेन वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर हमने न्यू यूज़र ऐड करना है, तो मैं यूज़र यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, स्पेस से ऐड नहीं करनी है आपने, ठीक है, गलती से भी। तो अब मैं यूज़र को भी चेंज कर देता हूँ। अब मैंने यूज़र भी अपडेट कर दिया। पासवर्ड के अंदर हमने जो डेटाबेस को पासवर्ड असाइन किया है वो पासवर्ड भी ऐड कर देते हैं। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है। वेबसाइट को हम रिफ्रेश कर दें। अब ये देखेंगे कि आपकी जो वेबसाइट थी वो लोड हो चुकी है। लेकिन अभी भी इसके अंदर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, लोड तो हो चुकी लेकिन प्रॉपरली लोड नहीं हुई। अब हम जाएंगे अपनी डेटाबेस के अंदर, जो सिक्योर टेक शॉप के अंदर हमने अपलोड की थी।
इसके अंदर एक ये देखिए आपकी सारी डेटाबेस आपको डिस्प्ले हो रही है। आपने अपनी वाली फाइल के ऊपर प्लस का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। आपके पास यहाँ ऑप्शंस के अंदर WP ऑप्शन का वर्ड आ रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है और साइट URL और होम आपने ये दोनों एडिट करने हैं। एडिट पे क्लिक करना है। साइट URL के अंदर आपने जो आपकी डोमेन का नेम है वो ऐड कर देना है, dasky.azantraderllc.com। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ गो, ये हमारी सेव हो चुकी। इसी तरह आपने होम का जो URL है वो भी चेंज कर देना है। इसको मैंने चेंज किया और गो पे क्लिक कर दिया। वेबसाइट को अगेन रिफ्रेश करते हैं ज़रा। ये देखें कि आपकी वेबसाइट जो है वो लोड हो चुकी है। लोकल होस्ट की जो वेबसाइट थी मेरी अभी जो लाइव डोमेन थी उसके ऊपर चली गई है और परफेक्टली वो वर्क कर रही है। शायद अभी भी इसके अंदर कुछ इश्यूज हों, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए आपने इसका अब वेबसाइट के अंदर काम करना है। अब हमने इसका एडमिन पैनल ओपन करना है, अगेन वही मेथड WP एडमिन लगा के। एक तो यूज़र मैंने अभी क्रिएट किया था, लेकिन मेरा एक यूज़र स्टार्टिंग में याद है आपने जब वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी लोकल होस्ट के ऊपर, तो आपने एडमिन यूज़र ने पासवर्ड रखा था। अगर मैं इसको असेस करने के लिए वो यूज़र ने पासवर्ड लगा के एंटर करूँगा तो मेरी वेबसाइट फिर भी ओपन हो जाएगी। ये देखिए मैंने वो यूज़र नेम जो लोकल होस्ट वाला था, क्योंकि हमने इंस्टॉलेशन के दौरान वो दिया था यूज़र नेम पासवर्ड, तो इससे ओपन हो चुकी है। फिर आपको ये रिकमेंडेड है कि आप यूज़र्स में जाएं, ऑल यूज़र में जाएं। ऑल यूज़र के अंदर यूज़र डिस्प्ले हो रहा है तो आप इसका यूज़र नेम पासवर्ड चेंज कर लें। रिकमेंडेड तो यही है कि आप इसका यूज़र नेम पासवर्ड चेंज कर लें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो कोई भी बंदा आपकी साइट को एक्सेस ना कर सके। अगर अभी आप मेरी वेबसाइट को ओपन करना चाहें अपने सिस्टम पे तो जस्ट WP एडमिन लगा के आप मेरी लाइव साइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ, आप इसका जो पैनल है वो ओपन करके देख लें। यूज़र नेम जस्ट एडमिन है, ठीक है, एडमिन यूज़र नेम भी एडमिन है इसका और इसका पासवर्ड भी एडमिन है। ये मेरी जो लोकल हॉस्ट वाली साइट अभी लाइव हुई है वो आप उसको विजिट कर सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? समझ आ गया आप सबको? सर जो हम आपने हमें वेबसाइट दी थी ये वाली हमारे नाम से जी और हमने उस जी पे जाके ही सारा काम करना है। नहीं मतलब नहीं, आप तो आपने इस पे नहीं काम करना। आप क्योंकि मेरे पास इसकी बैकएंड नेमचिप होस्टिंग, ठीक है, आप लोगों के जी पास होस्टिंग की एक्सेस नहीं है, इसीलिए मैंने आपको याद है आपको एक 000 वेब होस्ट थी, ठीक है, जी जो मैं होस्टिंग प्रोवाइड कर रही थी। एक वो होस्टिंग है, एक हमारे पास ये बाइट डॉट होस्ट है। ये दो होस्टिंग्स हैं फ्री वाली। आपने साइन अप फॉर वेब होस्टिंग, इस पे मैं क्लिक करूंगा। सब डोमेन का नाम रखेंगे आप, क्या क्या नाम रखना है? मैं अपनी जीमेल यहाँ ओपन कर लूँ सबसे पहले। सब डोमेन आपने लाइक चूज की, मैं अपनी कर लेता हूँ 10 की, ठीक है। 10 की डेव के नाम से मैं एक सब डोमेन जनरेट कर ली। पासवर्ड मैं इस पर कोई लगा लूंगा। ईमेल एड्रेस मैं अपना ऐड कर देता हूँ यहाँ से, कॉपी पेस्ट। साइट कैटेगरी किस मकसद के लिए आप साइट बनाना चाह रहे हैं, तो मैं इसको पर्सनल कर देता हूँ। लैंग्वेज इंग्लिश कर लेता हूँ। उसके बाद आपने ये कोड इसका लिखना है जो ऊपर लिखा हुआ है CB और 9। इसको कर देता हूँ रजिस्टर पे क्लिक। आपके पास ये एक ईमेल रिसीव होगी आपको इस पे, ठीक है। आपने वो ईमेल चेक करनी है। शायद आपको वो इनबॉक्स में ना डिस्प्ले हो तो आपने स्पैम चेक करना है। ये देखें होस्टिंग एक्टिवेशन की आपको एक ईमेल रिसीव होगी। उस ईमेल के ऊपर आपको एक लिंक प्रोवाइड किया होगा, आपने इस पर क्लिक करना है।
तो ये आपकी वेरिफिकेशन करेगा और आपको अकाउंट जो है आपका क्रिएट कर देगा। आप लोगों ने जितना भी ये लोकल होस्ट टू लाइव सर्वर करना है वो आपने फ्री होस्टिंग के ऊपर करना है। फ्री होस्टिंग के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस हो गए हैं, 000 वेब होस्ट, सेकंड है आपके पास ये बाइट होस्ट, ठीक है। इसका भी मैं यूआरएल जो आपको सेंड कर देता हूँ ग्रुप के अंदर। साइन अप फॉर होस्टिंग, इसको मैं इस तरह सेंड कर देता हूँ। ये आपके पास सेकंड ऑप्शन है फ्री होस्टिंग का। सबसे पहले मेरे ख्याल में आप इसके ऊपर ट्राई करें, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है बाइट होस्ट वालों का। ये कुछ टाइम लेगा, फिर हमें ये एक सी पैनल के साथ देगा। जैसे सी पैनल मेरे पास आ रहा है ना, ऑलमोस्ट ये आपको इस तरह का कुछ सी पैनल के साथ देगा। ये देखिए अकाउंट क्रिएट हो चुका है। सी पैनल के लिए वो कह रहा है कि आप ये वाला यूआरएल ओपन करें। यूज़र नेम उसने ये वाला आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। ये वाला आपने यूज़र नेम उसके अंदर ऐड करना है। पासवर्ड जो आपने स्टार्टिंग में इसको असाइन किया था वो मैं लगा देता हूँ और मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप सी पैनल के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे, आई अप्रूव, तो ये आपको सी पैनल के एक्सेस दे देगा। सी पैनल से आप फिर सब डोमेन बनाएंगे, ठीक है। सब डोमेन कैसे बनानी है याद होगा, स्टार्टिंग में मैंने एक तहरीम की डोमेन बना के दिखाई थी आपको। उस वाले लेक्चर के अंदर ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आपने सब डोमेन में जाना है, एक क्रिएट न्यू डोमेन कर लेनी है, ठीक है। डोमेन का नाम लिखेंगे, सब डोमेन के आपके पास ऑप्शन है कि आप उसके नेक्स्ट सब डोमेन में क्या रखना चाह रहे हैं। तो हम उनमें से कोई भी सब डोमेन सेलेक्ट कर लें डोमेन, तो आप अपना नाम रख के सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। सब डोमेन बनाने के बाद आपकी डोमेन जो है रेडी हो जाएगी। फिर आपने फाइल मैनेजर में जाना है, वो उस डोमेन के अंदर अपनी फाइल अपलोड करनी है, जिप फाइल। फिर आपके पास MySQL भी है, PHP MyAdmin भी है। MySQL के अंदर से आपने डेटाबेस बनानी है, यूज़र बनाना है, यूज़र को डेटाबेस असाइन करनी है। फिर आपने PHP MyAdmin के अंदर अपनी जो वेबसाइट है वो सॉरी डेटाबेस है वो अपलोड करनी है। फिर वो डेटाबेस के अंदर जाके, जैसे मैंने ये डेटाबेस के अंदर जाके WP ऑप्शंस के अंदर जाके साइड यूआरएल और होम यूआरएल चेंज किया था, आपने ये चेंज करना है। क्लियर? यस सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, आपने जब वेबसाइट ये लॉगिन करनी है तो आपने सबसे पहले जाना है परमालिंक्स सेटिंग के अंदर होगा परमालिंक्स। परमालिंक्स के अंदर आपने पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है नो इशू, अगर आपके पास कोई और सिलेक्टेड आ रहा है तो आप पोस्ट नेम कर लें और इसको सेव चेंजेस कर दें। कुछ लिंक्स जो आपके शायद लोकल होस्ट से कनेक्टेड हो वो इसकी वजह से चेंज हो जाएंगे। अगर आपके पास फिर भी कोई इशू आ रहा है तो एक प्लगइन के थ्रू भी हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी को इशू हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ओके। अभी फ़िलहाल हमें ऐसा कोई इशू नहीं आया, हमारी वेबसाइट जो है वो परफेक्टली लोड हो चुकी है। जो हमने लाइव लोकल होस्ट पे देखी थी सेम वही। अगर ये लाइव साइट है हमारी, अगर हम इसकी लोकल होस्ट वाला वर्जन देखें, आई थिंक ये वाला, ये देखें सेम 100% वही चीज़ जो लोकल होस्ट के ऊपर थी। जिस तरह इसका फॉर्म था, राइट साइड पे इसके वो मैप लगा हुआ था, प्रोडक्ट्स थी, ठीक है। सेम ये लास्ट पे मेरा कॉपीराइट था। सेम ये अगर आप देखें तो लोकल होस्ट टू लाइव सर्वर हमारी सेम साइट जो वो डेवलप हो चुकी। क्लियर? तो ये आप सी पैनल की आपके पास एसएस भी आ जाएगी। तो इसके अंदर आपको अनलिमिटेड सब डोमेन्स दे रहा है, एड ऑन डोमेन का भी ऑप्शन है, पार्ट डोमेन, ठीक है। तो आपके पास काफ़ी कुछ ये आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। और होस्टिंग भी आपकी कौन सी है, फ्री होस्टिंग। क्लियर? तो मेरे ख्याल में आप बाइट होस्ट वाला जो है ना, ये इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये फ्री के अंदर आपके पास है। नेक्स्ट अगर हम अपनी स्लाइड को देखें तो हाउ टू डू इट वो सारा मैंने अब आपको प्रैक्टिकली सारा करके दिखा दिया। तो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, आप वेबसाइट की परफॉर्मेंस को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि अभी तो आप शायद कोई इतनी CSS वगैरह नहीं कर रहे, जावास्क्रिप्ट आपको कुछ वर्किंग नहीं है। अगर वो आप करेंगे तो वो शायद उससे थोड़ी स्पीड स्लो हो, तो आप लोग तो कर ही नहीं रहे, डायरेक्टली आपकी साइट जो है वो काम कर रही है। तो कोशिश करें कि आप प्लगइन्स कम यूज़ करें। आपका जो जैसे हमने कल एक सीखा है कि ऑप्टिमाइजेशन वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए आपका डिज़ाइन।
अगर आपका डिज़ाइन ऑप्टिमाइज होगा, रिस्पॉन्सिव होगा, लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल पे जो आपका वो चीज़ है वो परफेक्टली लोड हो रही है, तो आपकी स्पीड जो है ना वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज होगी, ठीक है। ये चीज़ें आपने कोशिश करनी है कि वो टाइम टू टाइम जो है ना वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करें इसके ऊपर कि कौन सी चीज़ कैसे यूटिलाइज़ करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग लेज़ी लोडिंग फॉर इमेजेस, ये थोड़ा एडवांस में ज़्यादा चला जाएगा, मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए ये काफ़ी था आज का। और बैकअप कैसे लेना है वो आपने इसके अंदर सीख ही लिया है कि वो पहले सबसे पहले जो आपका डाटा है उसको आपने जिप कर लेना है, जिप करके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अगर यही काम अगर हम लाइव सर्वर के अंदर देखेंगे, आपने ये तो लोकल होस्ट से बैकअप लिया था, ठीक है, कि वो जिप फाइल कर ली, डेटाबेस को डाउनलोड कर लिया और आपकी जो है बैकअप हो चुकी है साइट। कुछ प्लगइन्स भी आपको बैकअप के लिए मैं बता देता हूँ जिनके थ्रू बैकअप ले सकते हैं। तो अभी तो मैंने ये काम जो किया था। अच्छा, अगर लाइव सर्वर के अंदर बैकअप लेना हो तो फिर क्या करना है, फिर आपने अगेन सिलेक्ट ऑल, ये सारी फाइल्स को जिप करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जिप फाइल है मेरी, सिलेक्ट ऑल करना है आपने, ठीक है, राइट क्लिक करना है, कंप्रेस कर लेना है। जैसे आप कंप्रेस करेंगे तो आप इस तरह आपके पास जिप फाइल आ जाएगी। जिप फाइल पर राइट क्लिक करना है और डाउनलोड का ऑप्शन आप डाउनलोड कर लें, यही जिप फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। फिर आपने जाना है डेटाबेस के अंदर, लाइक आपकी कौन सी डेटाबेस है, आपने वो डेटाबेस सेलेक्ट करनी, ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने जाना है इसके एक्सपोर्ट के ऑप्शन में, सेम जो काम हमने लोकल होस्ट पे किया सेम उसी मेथड से एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आपने डेटाबेस डाउनलोड कर लेनी। इस तरह आपके पास वेबसाइट का बैकअप आपकी यूएसबी में आ जाएगा। जिधर भी आप उसे इम्प्लीमेंट डिप्लॉय करना चाहेंगे वही स्क्रिप्ट वही डेटाबेस यूज़ करके आप वेबसाइट को बना सकते हैं। क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन? ये प्रो टिप के अंदर मैं मेंशन कर दिया है, अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन एक प्लगइन है जिसको आप यूज़ करके वेबसाइट का बैकअप ले सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। क्या टेक शॉप, इसके मैं डैशबोर्ड में देखता हूँ, शायद मैंने इस पर प्लगइन इंस्टॉल किया था। ये देखिए मैंने इसके अंदर आई थिंक किया है, प्लगइन्स के अंदर इंस्टॉल प्लगइन में चेक करता हूँ। आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है अपड्राफ्ट, ये इसके अंदर ऑलरेडी है इंस्टॉल अपड्राफ्ट प्लस। अगर आपने इंस्टॉल करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का उसका इंटरफेस है। प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू प्लगइन, यहाँ आपने सर्च करना है अपड्राफ्ट, सिंपल अपड्राफ्ट सर्च करेंगे तो आपके पास नंबर 1 पे जो है अपड्राफ्ट प्लस आ जाएगा। ये वाला प्लगइन आपने इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। ये प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपने इस प्लगइन को इंस्टॉल प्लगइन में जाके ओपन कर लेना है। अभी मेरे पास इंस्टॉल है ये, तो मैं अपड्राफ्ट प्लस में जाऊंगा, ये हमारा पास पड़ा हुआ है। आपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपने बैकअप नो पे क्लिक करना है। जैसे आप बैकअप नो पे क्लिक करेंगे आपके पास एक यहाँ पट्टी आएगी, ठीक है। वो 100% कंप्लीट होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। वो जैसे ही कंप्लीट होगी आपके पास बैकअप, जैसे ये फर्स्ट बैकअप है 24 नवंबर वाला, ये डिस्प्ले इस तरह हो जाएगा। फिर आपने 1 बाय 1 डेटाबेस पे क्लिक करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और डेटाबेस आपके पास आ जाएगी डाउनलोड टू योर कंप्यूटर। फिर आपने प्लगइन पे क्लिक करना है, अगेन थोड़ा सा टाइम लेगा और डाउनलोड टू योर कंप्यूटर प्लगइन का आ जाएगा, थीम, अपलोड, अदर्स, पांचों फाइल्स आपके पास इस तरह आ जाएंगे। आपने उनको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपके पास ये पांचों फाइल्स इस तरह जिप फॉर्मेट के अंदर आपके सिस्टम में आ जाएंगी, ठीक है। सिस्टम के आने के बाद आप किसी भी वेबसाइट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, सिंपल आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है और आपने जाना है। उसके बाद आपके पास इधर ऑप्शन होगा अपलोड बैकअप फाइल्स, एग्जिस्टिंग बैकअप के अंदर डिस्प्ले होगा अपलोड बैकअप फाइल्स। आपने पांचों की पांचों फाइल इधर अपलोड कर देनी है। जैसे आप अपलोड करेंगे आपके पास रिस्टोर का ऑप्शन आ जाएगा इस तरह। सिंपल आपने रिस्टोर पे क्लिक करना है और आपकी जो वेबसाइट है वो सारी रिस्टोर हो जाएगी। क्लियर? क्लियर है Yes, यहाँ sir. तक? ओके, तो ये था कि बैकअप किस तरह लेना है। और अब आपके पास टास्क है कि आपने लोकल होस्ट की जो आपकी वेबसाइट्स होंगी उनको एक वेबसाइट को किसी भी एक वेबसाइट को आपने लाइव
होस्टिंग के ऊपर ट्रांसफ़र करना है, उसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप बाइट होस्ट यूज़ कर लें या 000 वेब होस्ट यूज़ कर लें। तो आप किसी भी होस्टिंग को यूज़ करके फ्री होस्टिंग को आपने जो साइट है अपनी मूव करनी है। क्लियर? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। सर आपने कहा था कि हम प्रोडक्ट ऐड करना भी मतलब देखेंगे कि उसको कैसे डिस्प्ले करना प्रोडक्ट्स को। प्रोडक्ट्स को कौन सी वाली प्रोडक्ट्स? जैसे हमने Like- ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी ना, तो उधर नीचे प्रोडक्ट भी तो शो करवाते हैं ना। तो आपने कहा था वो हम बैकअप से ऐड करते तो आपको बताएंगे बाद में। डमी प्रोडक्ट्स ऐड करनी या न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करनी? मतलब न्यू प्रोडक्ट अगर हम उधर ऐड करना चाहें, डमी तो उन्होंने दी नहीं है ना। किसी भी वेबसाइट के अंदर आपने न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी है तो सिंपल आपने जाना है, अगर वो कॉमर्स पे बनी है, प्रोडक्ट्स ऐड न्यू प्रोडक्ट। अभी हम एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करके उसको वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले करवा लेते हैं। यही चाह रहे हैं ना आप? चलिए हम कर लेते हैं डमी प्रोडक्ट। कैटेगरीज कौन सी करनी है? हम कर लेते हैं एक्सेसरीज। ये आपके पास डिस्प्ले हो रही है। अगर आपने किसी और कैटेगरी में जाना है तो आपको कैटेगरी पहले बनानी पड़ेगी। एक्सेसरीज हमने सेलेक्ट कर ली, प्रोडक्ट की इमेज सेलेक्ट करनी है। हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास इमेजेस कोई पड़ी हैं तो ठीक। चलिए हम ये एक बैग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। चलो बैग, हमने प्रोडक्ट का नाम रख दिया है बैग डमी प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास और भी इसकी इमेजेस है तो आप ऐड टू प्रोडक्ट गैलरी को ओपन करके जितनी मर्जी आप इमेजेस इसके अंदर लगा सकते हैं। चलिए मैं ये तीनों इमेजेस इसकी ऐड कर देता हूँ। कैटेगरी भी हमने इसकी सिलेक्ट कर ली। अगर आपके पास इसकी डिस्क्रिप्शन है कोई प्रोडक्ट की तो आप वो लिख दें। लाइक मैं इसको हेडिंग को ही लिख देता हूँ कि किधर कौन सी जगह हमारी डिस्प्ले हो रही है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और एक डिस्क्रिप्शन आपके पास नीचे होगी जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट शो डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट शो डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी प्राइस देनी है, तो ये डिफ़ॉल्ट डॉलर्स के अंदर तो हम इसको $50 असाइन कर देते हैं। फिर हम एसईओ के अंदर आपके पास इसको कौन सा की फ्रेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फोकस कीवर्ड आपका कौन सा है, इस प्रोडक्ट की मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है वो आपने लिखनी है। मेटा डिस्क्रिप्शन 160 मैक्स कैरेक्टर्स की होगी, ठीक है। टाइटल आप डिफ़ॉल्ट बेशक यूज़ कर लें। तो की फ्रेज आपने यूज़ करना है। फिर आपने जो इसके अंदर शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस लिखनी है वो आपकी एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए। तो इसको ज़रा मैं प्रोडक्ट को करता हूँ पब्लिश। प्रोडक्ट हमारी हो चुकी पब्लिश। हम इस प्रोडक्ट को पहले विजिट करते हैं कि ये प्रोडक्ट किस तरह हमारी डिस्प्ले हो रही है। ये देखें, ये जो मैंने प्रोडक्ट शो डिस्क्रिप्शन लिखी थी वो हमें यहाँ डिस्प्ले हुई। इट्स मीन कि जो भी चीज़ हम ये नीचे वाली प्रोडक्ट शो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखेंगे वो हमारे पास प्राइस टैग जो है उसके बिल्कुल नीचे डिस्प्ले होगी। क्लियर? जो हमारी दूसरी डिस्क्रिप्शन होगी वो यहाँ डिस्प्ले होगी प्रोडक्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, लाइक जो डिस्क्रिप्शन हमने इस जगह पे मेंशन की थी। क्लियर है ये पॉइंट? जी सर। ओके, अब ये प्रोडक्ट हमारी हो चुकी, जिसने हमने इसकी गैलरी में इमेजेस ऐड की थी वो सारी इसके अंदर डिस्प्ले हो रही है। ओके, अब हम देखते हैं ज़रा इसको होम पेज पे क्या डिस्प्ले हो रहा है। होम पेज के ऊपर हमारी अभी फिलहाल ये इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही, तो हम इसको चेक करते हैं। ये होम पेज पे भी डिस्प्ले होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स, आपके पास एलिमेंटर प्रो यूज़ कर रहे हैं आप? जी सर कर रहे हैं। आप एलिमेंटर प्रो के अंदर ये वाला टैग को यूज़ करें
और इसकी जो सेटिंग होगी ना वो मुझे बताइएगा। उसके अंदर ऑप्शन होगा रिसेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो आप इसकी सेटिंग करेंगे। रिसेंट प्रोडक्ट्स के अंदर जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स रिसेंटली मतलब लेटेस्ट आप अपलोड करेंगे वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, मैंने अभी इसके अंदर एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल नहीं किया, तो अगर आप वो करेंगे तो मेरे ख्याल में ये सारा कुछ हो जाएगा। अगर फिर भी इशू आ रहा है तो आप पूछ लीजिएगा मुझे, ठीक? ओके, ओके तो सर। आप इसको आप ट्राई कीजिएगा एलिमेंटर प्रो वाले उस वर्जन को। और कोई किसी का क्वेश्चन? किसी को क्वेश्चन है? सर अगर हम मतलब जैसे हमने वेब होस्टिंग आज मतलब उस पे बनाई है और उस पे अगर हम अपनी साइट को ना लोड करें तो उसके लिए हमें फिर वर्डप्रेस नहीं इंस्टॉल करनी पड़ेगी और फिर वो सारा सिस्टम दोबारा से करना पड़ेगा? नहीं, मतलब आप चाह रहे हैं कि वेबसाइट को हम ना उस पर अपलोड करें? मतलब शुरू से बिल्कुल स्टार्ट से अगर वेबसाइट को बनाना चाहें तो आप ज़ाहिर बात है उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का ऑप्शन होगा। लाइक ये मैंने सी पैनल ओपन किया है, आपके पास इधर वर्डप्रेस इंस्टॉल का ऑप्शन होगा मेरे ख्याल में, सॉफ्टेक्युलस। ये देखिए मैंने इसको ओपन किया, सॉफ्टेक्युलस ऐप इंस्टॉलर, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं इंस्टॉल, इस पर आपने क्लिक करना है इंस्टॉल पे, और आपने वो डोमेन सेलेक्ट करनी है। जैसे ये देखें दस्तगीर डेव, इस पे मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। आपने ये डोमेन सेलेक्ट करनी है, यूज़र नेम, एडमिन पासवर्ड, एडमिन ईमेल और एक, ठीक है। आपने और इंस्टॉल पे क्लिक करना है, आपकी जो वर्डप्रेस है इंस्टॉल हो जाएगी और आप दोबारा से साइट कंप्लीटली बिल्ड कर सकते हैं। ओके, जी सर। और कोई इसके अलावा क्वेश्चन? चलिए ठीक है, फिर हम मीटिंग हमारी एंड होने वाली है, तो अगर किसी का क्वेश्चन हुआ वो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर हमारा एक लेक्चर होगा और उसके बाद आप लोगों का फाइनल टेस्ट होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो टास्क है वो इस वीकेंड चेक करूँ सबका कि क्या रिपोर्ट है। अभी वैसे हमारे पास है 6-7 मिनट, तो आप लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं अपना, इंशाल्लाह डिस्प्ले करवा दें अपना काम। सर 1 मिनट लैपटॉप कनेक्ट कर लो। चलिए मेरे ख्याल में आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो तेरी में आपने काम किया हुआ है सारा, कंप्लीट हो गए लेक्चर्स? कितने लेक्चर्स आपके कंप्लीट हुए हैं टास्क? तेरी में आवाज़ आ रही है आपको? चलिए ठीक है, फिर हम क्लास एंड करते हैं। आई थिंक सेकंड लास्ट लेक्चर तक इनको कंप्लीट करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा अगर कल मुझे टाइम मिला तो कोई ऐसा सेशन आप लोगों के साथ करके आप लोगों का काम चेक करूं, क्योंकि आप लोगों की रिपोर्ट्स है वो बहुत अभी पीछे जा रहे हैं आप लोग, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है अभी लग आपको। चलिए ठीक है, नो इशू। चलिए ठीक है, फिर हम क्लास एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपका जो नेक्स्ट सेशन है ना उसके अंदर हम चेक करते हैं। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।